सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ आप बहुत आनंद में होंगे, परम आनंदित होंगे, और जो आनंदित नहीं होंगे, जो परेशानी में होंगे, वो सत्य की खोज के रास्ते पर निकल चुके होंगे। माफ़ करिएगा, आज थोड़ी सी गला मेरा ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। कल तक ठीक था, लेट हो गया इस बार बनाने में। सैटरडे बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी, कुछ कामों में फंसा हुआ था। तो थोड़ा आवाज़ कम रह सकती है, थोड़ा बियर करिएगा। कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, क्योंकि ये जो बात मैं कहता हूँ आपसे किसी किसी को अजीब भी लगता होगा कि जब मैं कहता हूँ कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो परेशान हैं, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं, जब आप आनंदित हैं, यदि आप क्या कहते हैं साधना करने से आनंदित है, तब तो और बात है। यदि आप अपने जीवन में आनंदित है तो 99% तो आप ये वीडियो ही नहीं देख पा रहे होंगे या देख ही नहीं रहे होंगे। तो जो साधना करने से आनंदित हुए हैं, या जो उस आनंद की खोज में भी भटक रहे हैं, जिन्हें मिल नहीं पाया, वही मेरे वीडियोस देख पा सकते हैं। दूसरा, जब भी आपका कंफर्ट लेवल टूटेगा, तभी आप जो है इधर उधर भागोगे चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए। अंदर से क्वेश्चन उठेगा, हम यहाँ क्यों हैं, कैसे हैं, किस वजह से आए, कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा हमारे साथ। जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तभी तरक्की होती है, लेकिन ऐसे प्रश्न तभी उठते हैं जब आपका कंफर्ट लेवल टूटा हो या आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा हो। अब डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है हिंदी में समझें तो, जब प्रकृति आपको बहुत सारे संदेश देती है, कठिनाइयों में डालती है, किसी पार्टिकुलर कठिनाई में जाने से आप डरते हैं, ये ना हो जाए मेरे साथ। आपके जीवन का सबसे बड़ा डर, ये ना हो जाए मेरे साथ। और उस डर की वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, और आप एक चेतना है, आप एनपीसी नहीं। क्योंकि अगर आप एनपीसी हैं तो आपको किसी और की वजह से भेजा गया है, तो आप उसी का जीना हराम करे रखेंगे। अपने उत्थान की तो आप सोचेंगे भी नहीं, और ऐसे लोग इस वीडियो को देख भी नहीं सकते। अगर आप चेतना है तो आपके अंदर प्रश्न उठेंगे, जिनके उत्तर ढूंढने का आप हर हाल में प्रयास करेंगे कि भाई क्या रहा है, क्यों हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा है। आपको अगर पैसा खोने का डर लगा रहता है कि अगर कल को पैसा नहीं रहा तो क्या होगा, तो जब प्रकृति उस लेवल पर आपको देख लेती कि यार ये तो सुधर ही नहीं रहा, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा डर वो आपके जीवन में ले आती है। मान लीजिए पैसे की बात है, तो पैसा आपको कंगाल ही कर देगी, खत्म कर देगी। पैसे के पीछे भागे जाने, उसके लिए जीवन पूरा नष्ट कर रखा है, जैसे मैंने कर रखा था। तो उसने पाताल में डाल दिया, ले अब बता क्या करेगा। गुंजाइश ही नहीं है पैसा कमाने की, दुनिया भर का कर्जा ही है, अब बेटा बोल क्या करेगा। किसी व्यक्ति से आपको बहुत चिपक है, मुझे अपनी मदर और भाई से थी कि भाई मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, कल को ये चले गए तो क्या होगा। मैं वो लात मारते रहे, मैं उनकी तरफ चिपकता रहा। जीवन दूभर हो रहा था, लेकिन फिर भी एक अंदर से चिपक थी। तो आखिर प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उन लोगों ने ही लात मार दी। अब गुंजाइश ही नहीं, आप चाहते भी हो चिपकना तो भी जा ही नहीं सकते, अब बात ही नहीं कर सकते। तो इस तरह की होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल आपके सोल पर्पस को आपको बताने के लिए, आपसे मिलाने के लिए होती है। बुरा नहीं है वो, लेकिन हाँ वो कष्टदायी बहुत होता है। आप अपने जीवन के सबसे भयंकर डर जिससे आप डरते हैं, उसी को झेल रहे होते हैं,
और मैं हमेशा कहता हूँ कि डर को जी लो तो डर खत्म हो जाता। यही मैं आपसे बता रहा था कि डर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप उसको डर को जी लें। अभी भी पीछे कुछ नए साधक जुड़े, उनमें से एक साधक का यही क्वेश्चन था, भैया डर को कैसे ख़त्म करें, अकेले होने का डर रहता है। नहीं तो अकेले हो जाओ। और मैंने कहा साधना में आगे बढ़ रहे हो, अकेला तो ये तुम्हें कर ही देगी, फिर अकेलेपन को जी लेना। और आगे आगे जब बढ़ोगे तो अकेले होते ही चले जाओगे। इसको डर को तो ये तो रहने वाला नहीं, बाकी डर तो कोई भी नहीं रहना। लेकिन अगर आप किसी डर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उस डर को जी लो। आपको ऊंचाई से डर लगता, आप ऊंचाई पे चले जाओ, बंजी जंपिंग कर लो तो डर निकल जाएगा। खैर, इसकी भूमिका बांधते बांधते एक जनरल सी शुरू किया था, लेकिन वो अपना रोज़मर्रा का कहना रह गया कि भाई अगर आपको लगता है कि ये चैनल से आपको कुछ मिलता है, आपको कुछ लाभ हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको हमारे अपडेट मिल सकें। और यदि नहीं मिल रहा है तो टाइम वेस्ट ना करें। आपको ये वीडियो सुनने के बाद अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, कुछ कमेंट करने का मन हो कमेंट कर देना, जैसा भी आपका मन करे। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और उसमें इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टा को फॉलो कर लीजिए। इंस्टा पे हम लोग रील्स भेजते रहते हैं, जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं या नई हैं उनमें से कुछ एक एक मिनट के पार्ट निकाल के भेजते हैं। अगर आप साधना कर रहे हैं, साधक हैं, नहीं भी हैं तो भी वैसे वो सब मिनिमल मैसेज जाते हैं, आपको फ़ायदा तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको उससे बहुत फ़ायदा होता है उन्हें सुनने से। साधना कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो आपको लाइन पे रखते हैं। दूसरा वहाँ ईमेल एड्रेस है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर टेलीग्राम आईडी है। तो जो लोग सीखने के इच्छुक हो रहे हैं, अभी हुआ पो में कल को मन बन जाए, तो व्हाट्सएप मैसेज कर दें या टेलीग्राम पे कर दें या ईमेल पे कर दें। फ्री में सिखाता नहीं हूँ, अपना पारितोषिक मैंने 1000 रुपये महीना तय किया है। तो 1000 रुपये देने के अगर आप इच्छुक हों तो आएँ, अपने आप को पूरी तरह से ठोक बजा लें। क्या हम मरने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे जीवन का अब मुख्य उद्देश्य साधना करके उस परमात्मा को जानना है, या किसी अमुक जो भी आपका इष्ट हो कि उससे मिलना? इस तरह का प्राइम उद्देश्य शुद्ध उद्देश्य यदि आपके पास हो तभी आएँ। मैं पहले ही बता देता हूँ, एक आध महीने का खेल नहीं है। मैं कोई लाइव में बैठ के आपको मेडिटेशन नहीं कराता हूँ। मेडिटेशन की तरकीब मैंने दी हुई है अपनी यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में देख लीजिए, साधना कैसे करें। कुछ दिन कर लीजिए, फिर आपको लगे कि कर पाएंगे, क्योंकि गुरु होना बहुत आवश्यक है। कुछ दिन ऐसे ही कर लीजिए, 2-4 महीने, जब लगे कि अब तो भाई ज़रूरी ही है, तब आइए। बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो आपको देख के कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए। लेकिन मैं उनसे निराश हूँ, क्योंकि मैं हर महीने उनके लिए एक ओपन मीट करता हूँ कि वो आएँ, अपने सवाल पूछे, पर वो आते ही नहीं। तो क्या सीख रहे हो आप? खैर, उनका पर्सनल मैटर है। कोशिश तो यही है कि हर महीने एक ओपन मीट देता रहूँ। कोशिश करूँगा इस हफ्ते में ही दे दूँ, क्योंकि इस हफ्ते मेरी छुट्टी है। तो देखता हूँ बृहस्पति शुक्र का अगर कुछ बने तो वो मीट उन्हीं के लिए है जो मुझसे डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं और उनके कुछ सवाल है। किसी भी तरह का वहाँ सवाल कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब सवाल हुआ तो मैं छोड़ दूँगा, मुंह पे बोल के छोड़ दूँगा।
जिनके मुझे उत्तर पता है देने का प्रयास करूंगा, जिनके नहीं पता है उनके लिए आपसे हाथ जोड़ लूंगा कि भाई साहब नहीं पता। तो आज के मुख्य मुद्दे पर चलते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत पहले भी अपने ग्रुप में कहा था, शायद किसी वीडियो में भी कहा हो, अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो शायद कहा होगा। जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि यदि आप प्रेम करते हैं किसी से तो उसको स्वतंत्र कर दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही असली प्रेम है। बिना एक्सपेक्टेशन के जैसा वो है उसे वैसे ही स्वीकार करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। अगर आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने उससे प्रेम का दिखावा किया है, आप प्रेम नहीं करते। लेकिन आज मैं एक बात और कह रहा हूँ, वो पहले भी कही है लेकिन एक लाइन, वन लाइनर कही थी, मुझे खूब याद है, मैंने कही थी कि स्वतंत्रता केवल और केवल एक सन्यासी ही हजम कर सकता है, बाकी कोई व्यक्ति स्वतंत्रता को हजम नहीं कर सकता। इसलिए परम स्वतंत्रता केवल सन्यासी को ही मिलनी चाहिए और सन्यासी ही इसे झेल सकता है। अगर आपने किसी अध्यानी, अयोगी, गृहस्थ, नॉर्मल व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा स्वतंत्र, पूरी स्वतंत्रता दे दी तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। ये मैं पहले भी जानता था, लेकिन आज कुछ इवेंट्स के साथ आपको बता रहा हूँ, मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं। अब मैंने अपने ऊपर ही प्रैक्टिकल किया है तो अपना ही उदाहरण दूंगा। मेरी पत्नी 3.5 साल से साधना कर रही है, लेकिन वो सिर्फ साधना का दिखावा कर रही है, साधना नहीं, हो ही नहीं रही। उसमें हो सकता है उसमें सोल ही ना हो, जिसे मैं चेतना कहता हूँ, हो ही ना, वो सिर्फ कर रही है, क्योंकि 3.5 साल में उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। इतनी लंबी साधना के बाद तो उसमें बहुत बदलाव हो जाना चाहिए था। और अभी एकाग्र नहीं हुई, ध्यान में नहीं आई, इतने साल बाद भी। इतने साल का साधक तो अगर सीरियस है तो अब उसे ध्यान में, अच्छे ध्यान में उतर जाना चाहिए था। तो मैंने तो बहुत पहले ही उनको स्वतंत्रता दे दी थी, सब चीज़ उनके हाथ में दे दी थी। मैं घर के किसी मसले में कोई डिसीजन नहीं ले रहा था। भाई हर महीने 1 तारीख को उनके हाथ में पैसा रख देना, ये लो जी आपका खर्चा, अब जैसे चाहो वैसे खर्च करो। कई बार बीच में टोका टोकी कर देता था जब मुझसे रहा नहीं जाता था। जैसे कि उनको आदत है कि वो जब सब्जी या फल लेने निकलेंगी बहुत सारे ले आएंगी और वो ज़रूरत से ज़्यादा ले आएंगे, उसके बाद वो सड़ के जाते हैं, फल भी और सब्जी भी। और मैं बार बार कहता हूँ कि भाई पैसा बड़ी मेहनत से आता है, और दूसरी बात, जो भी चीज़ आप ला रहे हो खाने की, अगर आपकी गुंजाइश नहीं है कि आप इतना नहीं खा पाओगे तो मत लाओ। ले भी आए तो किसी और को खाने को दे दो, अड़ोसी पड़ोसी को दे दो, किसी गरीब व्यक्ति को दे दो, सड़ाओ तो मत। अब ना ये किसी जानवर को ही डाल दो। अब तो ना ये जानवर के मतलब की, ना आदमी के मतलब की। बड़ा कष्ट होता था, महंगी महंगी सब्जियाँ, महंगे महंगे फल, और वो सड़ के जा रहे हैं मेरी आंखों के सामने। आलू तक सड़ जाते थे, ज़रूरत नहीं है फिर भी उठा लें। अरे तुम्हें ज़रूरत है तो तुम 2-2.5 किलो ले आओ, 1.5 किलो ले आओ, ज़रूरी है 5 किलो लेने जब तुमसे नहीं। और फिर पुराने आलू नीचे दबते जाते हैं, उसमें ऊपर नए आते जाते, नीचे वाले सड़ जाते। ये भी खैर कोई बड़ी बात नहीं थी, बीच बीच में हम टोका करते थे, लेकिन मैं देख रहा था कि बहुत समय से मैं वॉचफुल था। मैं बार बार टोक रहा था कि तुम गलत फ़ायदा उठा रही हो, समझ जाओ, रुक जाओ। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सारे टंटे झगड़े ख़त्म कर दिए। मैं अपने में मस्त था, हूँ भी, आज भी मस्त हूँ, आज भी कोई मस्ती में कमी नहीं है। तो अभी कुछ समय से जब उनको बोली कि हमें, मैं स्कूल खोल लेती हूँ, देख लो, चला लो, मेरे से उम्मीद मत करना। नहीं नहीं आप खुलवा दो, खुलवा दिया। अब वो उसकी मालिक
और बैठ के अपना, मेरा कोई इंटरवेंशन उसमें इंटरफेयर नहीं था। आपको बताइए, जो पैसा चाहिए मुझसे ले लीजिए, चलाते रहिए। तो चल रहा था, खैर ठीक है। कुछ दिनों से हो क्या रहा था कि मुझे समय पर भोजन नहीं मिल रहा था। 2 4 10 बार मैंने टोका कि भाई हमें भोजन तो समय पर दो। बोले मैं नीचे बिजी हूँ। मैंने कि ये आपकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है। आपको अपने सारे कर्तव्य पूरे करते करने, कल को मैं मर गया और आपको कहीं नौकरी करनी पड़ी, फिर तो सब भूखे ही मर जाएंगे, बच्चे भी। ये तो आपके घर का स्कूल है, आप नीचे चली जाती हैं, एक आध बार बीच में आ भी जाती हैं 15 20 मिनट के लिए ऊपर। थोड़ा जल्दी उठो, सुबह सब तैयारी करके जाओ, हमें भोजन तो दो। लेकिन हमारा तो वही, और पीछे यही था कि मेरे को कभी भी भूख बड़ी एकदम तेज़ी से लगती, तो मैंने कहा भाई कुछ हल्का फुल्का, ऐसा लग रहा है कि खाना नहीं खाया जाएगा लेकिन कुछ हल्का फुल्का मिल जाए। तो बजाय कि कुछ हेल्दी देने के, बस अपने आलस में दूध में ब्रेड डाल दूँ, दूध में रस ले लो, दूध में फैन ले लो, सैंडविच ले लो, ब्रेड सेक के ला दूँ। अब हालात हमें भी नहीं पता चले, ये करते 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 पेट पूरा जाम हो गया। मैंने पीछे कहा भी था कि भाई मैं 2 रोटी भी नहीं खा पा रहा हूँ सही से। मन में हीक आती थी, मैं कहता था मेरा गेहूं की रोटी खाने को दिल नहीं करता बिल्कुल भी। मैं कहा तुम मक्का की बना दिया करो। वो सर के ऊपर से निकल गया। मैं ये मत सोचना कि मैं परेशान हूँ, अपनी परेशानी आपको बता रहा हूँ। मैं उतना ही मस्त हूँ, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, मैंने वॉच किया जो चीज़ स्वतंत्रता को लेके, मैं वो वॉचफुलनेस बता रहा हूँ कि मैंने क्या वॉच किया। एक व्यक्ति को जो सन्यासी नहीं है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता देने के बाद किस तरह से वो बिगड़ जाता है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, मैं आपसे अपने घर में इंटरवीन करने के लिए नहीं कर रहा। मेरा घर बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे कोई शिकायत ही नहीं है, मेरे को उससे भी कोई शिकायत नहीं है। उसने जो किया सो किया। मेरा तो प्रैक्टिकल चल रहा था, क्योंकि ये तो मैं 2 साल पहले ही जान गया था कि ऐसे स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, फिर भी मैं देख रहा था, देखते हैं। और वो क्योंकि साधना कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कभी ना कभी जागेगी तो ठीक हो जाएगी। अब थोड़ा सा कुछ वीडियोस आए जब पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, राम वर्मा जी के, उनको उनकी चीज़ें कुछ फॉलो करी, कुछ समझ में आया, तो पेट सही हुआ, भूख भी लगने लगी। तो पहले क्या हो रहा था, भूख लगती ही नहीं थी। मैं 12 1 बजे उठता ही था, तो 3 3:30 तक मुझे भूख लगती थी। तो 2 2:30 बजे आके वो फल दे देती थी, तो सब सही चल रहा था। अब हुआ क्या, प्रकृति ने एक नया मोड़ डाला, मेरी शिफ्ट चेंज कराई। अब मैं 10:30 बजे काम पे बैठ जाता हूँ, यानी कि मैं कम से कम 9 बजे उठ जाता हूँ, 8:30 9 बजे। तो अब मुझे जल्दी भूख लगेगी। तो अब सुबह तो हम ये है कि अपना नहा धो के नीचे अपना, हमने कहा भाई अब हम ऑफिस में नीचे बैठ जाएंगे, तुम अपना अंदर का संभालो। और मैंने स्कूल को भी देखना शुरू किया कि स्कूल में क्या चल क्या रहा। तो उसके जो भी चीज़ें मुझे दिखी वो मैंने सॉर्ट आउट करनी शुरू करी, जो प्रॉब्लम्स थी जिनको उन्होंने इग्नोर कर रखा था। खैर वो एक अलग मैटर है, वो बिजनेस का मैटर है अपने, उससे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो फिर अब वहाँ नीचे जाऊँ तो मैं अपना 2 फल ले जाऊँ, दो 2 संतरे ले गया, 2 अमरूद ले गया, इस टाइप से कुछ। आज भी यही है। तो भाई 1:30 1 बजे के आसपास भूख लगी जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप 1 बजे ऊपर जाया करो, तो कुछ हमारे लिए हल्का फुल्का बना दिया करो। अब ले दे के एक दिन पोहा, एक दिन उपमा। अब मैंने कहा भाई अब रोज पोहा उपमा कौन खाएगा, कुछ और अन्न का जुगाड़ करो। तो उनके दिमाग में नहीं है कुछ भी। अब फिर वही 2 2:30 बजने लगे। खैर कोई बात नहीं, वो भी हमें कई बार छुट्टी के दिन भी ऐसा हुआ, मैं कह रहा हूँ कुछ दे दो हल्का फुल्का सा, जी क्या लाऊं मैं, दूध ब्रेड ले आओ, दूध में कौन सा, मैंने दूध नहीं पीना, दूध नुकसान कर रहा है, मैं नहीं पीऊँगा। बहुत सारे नाश्ते अवेलेबल हैं घर में, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी बना दो। अब क्या बनाऊँ, कुछ है ही नहीं, क्या बनाऊँ।
पोहा बनाना, मैंने पोहा उपमा छोड़ के कुछ भी बनाओ, अब इतना खिलाओगी तो कैसे होगा। तो खैर मुझे लगा कि अभी नहीं बना पा रही, तो मैं पानी पी के सो गया। मैं नींद आ जाएगी तो भाई आदमी भूल जाएगा, लेकिन 1.5-2 घंटे बाद उठेंगे फिर भूख लगेगी, वो तब भी नहीं मिला। फिर बता रहा हूँ, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। वो मैं बिल्कुल मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं आनंद में हूँ क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो फिर मैंने काफ़ी कहा, मैंने कहा भाई तुमसे इतने घंटे पहले हमने कहा, इतने प्यार से नहीं कहा, मैं पहले ही बता दूँ, उस टोन में और उन तरीके से मैं यहाँ कहूँगा तो आप क्या समझेंगे। लेकिन जब एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो किस टोन में कहता है इमेजिन कर लो। तो बहुत कुछ कहा, फिर बोले ठीक है, अब रात के खाने की बारी आई, भैया रात का खाना दे दो अब जो। तो उन्होंने वो हल्का फुल्का मिस करके सीधा वो खाने की तरफ चली गई। अब मेरा गुस्सा और चढ़ गया, मैंने कहा यार देखो क्या बदतमीजी है, सिर्फ खुद को काम ना करना पड़े इसलिए बंदी ने एक टाइम का मील मिस करके सीधा खाने पे ले आई। अब मेरा पारा और हाई, मैंने सुना दी अच्छी खासी, फिर वो खाना बन के आ गया, जी खाना खा लो। अब ऐसी मनोस्थिति में खाना कैसे खाया जाए। तो पहले मैं रिलैक्स हुआ, मुझे 20-25 मिनट लगे रिलैक्स करके, फिर मैंने खाना खाया, खैर मैं सो गया। अब ये सब हुआ ही था, अगले दिन थोड़ा सही हुआ, मैंने फिर खुद ही कुछ बता दिया, मैंने दोपहर में चलो दाल चावल बना लेता, दोपहर का मिल गया। अब रात में क्योंकि दोपहर में थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, स्वाद स्वाद में थोड़ा लेट भी खाया था, 1.5 की जगह 2.5 खाया था। फिर मैं कुछ काम से निकल गया, वापस आया, पानी वानी भी नहीं पी पाया था, तो अजीब सा पेट हो रहा था, पानी वानी पिया, बोले खाना, मैंने कि भाई मैं अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा, थोड़ा घूमने जाता हूँ फिर आके खाऊंगा। अब हम निकल गए घूमने, 8:30 8:45 के करीब आए होंगे घर में। अब ये बात तय हो चुकी थी कि आके खाना खाएंगे। अब मैं अपने किसी काम में लग गया, मैंने आता होगा खाना, देखते देखते भाई साहब 9:52 हो गए। मतलब मैंने 9:30 से शोर मचाना शुरू किया तो 9:52 में मुझे खाना मिला। अब मैं फिर बिखरा और मुझे अंदर से हंसी आ रही थी। मैंने कहा देखो ये औरत सुधरने का नाम नहीं ले रही, इसको स्पष्ट शब्दों में इतना सुना चुका हूँ, इतना उल्टा सीधा बोल चुका हूँ, प्यार से समझा चुका हूँ, इसको नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा भाई अब बहुत हो गया, अब मैं आपके सारे अधिकार छीन लेता हूँ। तो मैंने 1 तारीख हो ही गई थी, तनख्वाह ही अपने पास रख ली, वो जो घर के खर्चे के पैसे थे वो निकाले, मैंने कहा भाई साहब हमारे पास रहेगा। तो जब पहली बार उन्होंने कुछ मुझसे, उन्होंने कहा मुझे 1,000 रुपये दीजिए, मैंने किस लिए। बोले वो आपकी फ़ीस देनी है ग्रुप की, मैं ग्रुप से आपको निकाला जा चुका है, यू आर नो मोर विद मी, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। फिर बोली तो मुझे जेब खर्च चाहिए 1,000 रुपये। मैं कि किस लिए, खाना पीना खाओ मजे लो, जेब खर्च मैं तब दे सकता हूँ जब आप जेब खर्च लायक कुछ काम करें, जब मैं आनंदित हूँ, मैं ही आनंदित नहीं हूँ, काहे का जेब खर्च। तो झटका लगा। फिर उन्होंने मुझसे कुछ कहा लाने के लिए, मैंने मना कर दिया, सॉरी नहीं मिल सकता। क्यों, मैंने कहा तुम ऐसा कोई काम ही नहीं कर रही जो आपको ये चीज़ मिले। मुझे जब मेरे आपके कर्तव्य पूरे सही से निभाएंगे तब मैं ला के दूंगा। फिर लेकिन मैं बाज़ार गया तो जो उन्होंने चीज़ें मंगाई थी मैं कुछ लेके आया, सारी लेके आया एक्चुअली, लेकिन उनमें से एक चीज़ मैं नीचे रख के आया अपने, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, नीचे अपने स्कूल की ड्रॉर में रखा। तो आके देखा फिर ये कैसा ही टंटा हुआ, मैं वो देने वाला था वो चीज़ें, मैंने उठा के रख ली, मैं देते ही नहीं, जब इस लायक होंगे तब देंगे। अब इसे कई लोग ये समझेंगे कि आप अपने पत्नी पर अत्याचार कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये समझेंगे पत्नी पति पर अत्याचार कर रही है, ये भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं लग रहा है, मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि क्योंकि वो सन्यासी नहीं थी,
उसे अपने कर्तव्य का भान नहीं, उसको ध्यान ही नहीं है वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो उसको ये स्वतंत्रता पची नहीं और पचेगी भी नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति को ये स्वतंत्रता पचेगी ही नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले खुद को स्वतंत्र करो हर चीज़ से, और दूसरे को उतनी स्वतंत्रता देना जितने की वो लायक है। साधक हो बढ़िया, क्योंकि एक साधक ही अपना कर्तव्य निभाना जानता है, वही उस स्वतंत्रता के लायक है। उसको कितनी भी दे देना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर साधक होगा तो वो स्वतंत्रता को संभाल लेगा। बाकी दुनिया में कोई स्वतंत्रता जरूरत से ज़्यादा मिल जाए तो पागल हो जाता है। अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो मुस्लिमों के हौसले बुलंद थे। हालांकि मैं मुस्लिम हिंदू नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब से बीजेपी आई, आप देखिए ये हिंदू सुरक्षा, हिंदू वाहिनी, गौरक्षा दल और जितने भी आरएसएस के लोग, हिंदूवादी लोग, इन्होंने क्या कचरा फैलाया हुआ है भाई साहब। क्योंकि इनको पता है हमें बचा ही लिया जाएगा, हिंदुत्व की गवर्नमेंट है उसे अपनी। और आपको ही पता नहीं है, नेता किसी के सगे नहीं है। इनका तो एजेंडा चल रहा है, जिस दिन लोगों ने हिंदुत्व के एजेंडे पे वोट बंद कर दिए, हिंदुओं को भूल जाएंगे। तो इनका तो एजेंडा चल रहा है, लेकिन लोगों को उससे स्वतंत्रता मिल रही है, पागल हुए जा रहे हैं, क्या क्या काम नहीं कर रहे। पीछे एमपी में इलेक्शन हुए थे, उससे पहले एक आदिवासी को मुंह पे पेशाब कर रहा था वो नेता। ऐसा एक उदाहरण नहीं, अनेक है। ये तो मैंने सिर्फ वैसे ही आपको बता दिया। तो उसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अब उस पर शिकंजा आता जा रहा है, धीरे 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 लाइन पे आती जा रही है। जिसको मैं बच्चे से 2 बार खबर भिजवा रहा हूँ कि भाई रात को 10:30 पौने 11 बजे कि भाई अभी सोई नहीं हो, हमें कुछ भूख लग रही है, कुछ हल्का सा हमें दे दो, ताकि हमें बीच में तुम्हें उठाना ना पड़े। 2 बार खबर भिजवाई, कुछ नहीं आया, पानी पिया, सो गए। अब खुल गई 1.5-2 घंटे बाद नींद, भाई भूखे पेट भजन ना हो गपाला। उठे, फिर उठाया, भाई उठो कुछ दो, हमें भूख लग रही है। तो भैया उन्होंने पोहा, वही पोहा बना के दे दिया, खा लिया, भाई मरता क्या ना करता, सो गए। और एक दिन तो हुआ यूं कि हमने कहा भाई चलो पोहा ही बना दो। बोल नहीं, मेरा पोहा बनाने का मन नहीं है। अरे मैंने तो फिर कुछ और दे दो। बोले कुछ और क्या दें, कुछ और है नहीं। मैंने कि तो क्या खाएं, डले खाएं, मिट्टी खाएं, क्या खाएं, कुछ तो दो। मैंने कहा पोहा ही बना दो। बोले पोहा तो नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी पोहे का मन नहीं है, मूड नहीं है हमारा। हालांकि मुझ किसी को ये बात चुभ सकती है, किसी हस्बैंड को, मुझे नहीं चुभी। मैं सिर्फ मस्ती से देख रहा था कि देखो ये तब की बात है जब तक मैंने अधिकार लिए नहीं थे उनसे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा तो एक काम करो, थोड़े से मुरमुरे पड़े हुए हैं। मुझसे बोली चना गुड़ खा लो। मैं तो नहीं खाता चना गुड़, मैंने आज तक नहीं खाया, ना मेरे को मन कर रहा है इस समय। और मैंने कहा आज तक कभी तुमने चना गुड़ दिया भी नहीं, ना हमने कभी खाया, और मेरा मन ही नहीं है, खाने को तो कुछ भी खाया जा सकता है। मैंने कहा आप थोड़े से मुरमुरे पड़े हुए हैं, थोड़ी सी भेल बना दो, टमाटर वमाटर काट के उसमें थोड़ा सा सूखी सी बना देना, कोई ज़्यादा हल्का सा नहीं, वो निचोड़ के वैसे ही चाट मसाला डाल के ला दो। पेट का क्या भरना, बस थोड़ा हो जाए हल्का सा भारी तो नींद आ जाएगी। सो गया, हमें कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन मैं देख रहा था कि देखो क्या चल रहा है। जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मिलने लगे जिसके आप अधिकारी नहीं, तो ईगो कितना सर चढ़ के बोलता। मन तो वहाँ भी हुआ कि काट दें, लेकिन फिर भी रुके रहे। फिर जब बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने कहा अब तो ये दिन पे दिन बदतर होता जाएगा, अब इसे रोको। तो रोक दिया। और चीज़ों में बहुत फ़र्क है।
अब तो मैडम रात को 12 सवा 12 जब सोने से पहले पूछने आती है, कुछ खाओगे, भूख तो नहीं लग रही, कुछ बना लाऊं। वही वही स्त्री है वो, वही मैं हूँ, वही घर है, वही हालात है, वही घर के समान है। लेकिन जिसको जितनी जिसकी हैसियत हो उससे ज़्यादा अधिकार मत दो। बल्कि ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कहना चाहिए वही जो मैंने पहले कहा था, जो सन्यासी नहीं है उसे पूर्ण स्वतंत्रता मत दो। तो ध्यान रखिएगा आप लोग भी, सब कुछ छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सॉवरेंटी पर कोई चोट करे, आपके आत्मसम्मान को कोई चोट पहुंचाए। आपका आत्मसम्मान सबसे ऊंचा, उसको हमेशा बचा के रखना। लेकिन आत्मसम्मान और ईगो में जरा सा ही फर्क होता है। जैसे मैंने पीछे एक वीडियो में बताया भी था, मेरे कंपनी वाले ने मुझसे कुछ वादा किया था पिछले साल 23 में, मैं रिजाइन डाल चुका था, तो मैं रुक गया। वो वादे के मुताबिक कुछ चीज़ें इस साल मिलनी थी, नहीं मिली, फिर मिली लड़ झगड़ के, लेकिन मेरा 3 महीने का एरियर रोक दिया गया। अब उसकी लड़ाई चल रही है। तो अब मैंने साफ कर लिया है, अपने मन में ठान लिया, क्योंकि देखिए मैं परतंत्रता में नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी तो मैंने की ही नहीं है ईमानदारी से, मैं तो अपने मन का मालिक हूँ। मैं उसको बोल चुका हूँ, अब मेल डाल दूंगा, इस हफ्ते छुट्टी पे हूँ, अगले हफ्ते जाते ही मेल डाल दूंगा, भैया 31 दिसंबर तक इसे सॉर्ट कर लो, मेरा एरियर भेज दो, नहीं तो जनवरी में मैं रिज़ाइन कर दूंगा, और कर ही दूंगा। 31 दिसंबर तक आपका है, उसके बाद मेरा है। मैंने अपने मैनेजर को भी बोला कि मैं सीईओ तक ये मेल लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा सीईओ से तुम्हें न्याय मिलेगा? मैंने कहा अब भी कहाँ मिल रहा है, और डरता मैं किसी के बाप से नहीं। अपने अधिकार के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। जब मुझे लगेगा कि सारे कुत्ते फेल हो गए, अब कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहूँ तो मैं केस कर सकता हूँ, लेकिन इतना ईज कौन गंवाए भाई, कौन सा पागल हुए बैठे हम उसके लिए। वहाँ कौन चक्कर काटेगा यार, भाड़ में जाने दो। वहाँ तक मेल से बात चली ठीक है, नहीं तो अपना जयराम जी के लिए, भाई तू अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, तू अपनी कर, हम अपनी कर रहे हैं। क्योंकि परतंत्रता मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं हर जगह स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र ही रहूँगा। पैसे पीछे ना मैं कल भागता था, ना मैं आज भागता हूँ। पैसा मेरे लिए कुछ नहीं है, और पैसा जितना मुझे आवश्यकता है उतना मुझे मिलता रहेगा भाई, कैसे भी मिले, वो यूनिवर्स का मैटर है, मेरा नहीं। मैंने तो उसके आगे सरेंडर कर दिया, जैसे राखो वैसे रहो, जय विधि राखे राम। भगवान इतना ही तो मांगा था कि हमारे कर्जे ख़त्म हो जाए। अभी तो कर्जे भी ख़त्म हो गए, और अभी तो कुछ 2-4 पैसे जुड़ भी गए, और इतना सारा सब कुछ इकट्ठा हो गया, इतना सारा कुछ कर लिया, घर अच्छा बन गया, नीचे स्कूल बन गया। काहे का डरना, काहे का परेशानी, खूब मौज है। साधना सिखाने से भी इतना कुछ मिल ही जाता है कि आराम से मेरा घर चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब खाली बैठेंगे तो अपना स्कूल भी देखेंगे। अगर हुआ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं छोड़ ही पाऊंगा, जैसा यूनिवर्स रखे, प्रयास करूंगा कि भाई मैं परतंत्र नहीं रह सकता। अगर छोड़ना पड़ा छोड़ देंगे, और बहुत सारे पार्ट टाइम चीज़ें हैं वो करेंगे। स्काई इज़ द लिमिट। पढ़ाई करेंगे ज़्यादा अच्छी, अब पढ़ने के लिए कम समय मिलता है। और मैंने देखा कि जिस दिन मैं ऑफिस में होता हूँ तो मैं 2:30 बजे तक इतना थक जाता हूँ, मुझे लगता है कि अब 1 घंटे की नींद ले लेनी चाहिए। लेकिन जब मैं ऑफिस में नहीं होता हूँ, छुट्टी वाले दिन होता हूँ, मेरे को नींद लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ भी है, ड्यूटी पे बैठना तो है ही, वहाँ भी एक
नियम तो है ही ना, और हम सहज वाले लोग नियम कहाँ मानते हैं। तो बस इतना ही समझाना था आपको। मेरे अपनी निजी लाइफ का एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ पे किया था। जानता मैं पहले से ही था, लेकिन देख रहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता देने पे कोई किस लेवल तक खराब हो सकता है, और स्वतंत्रता वापस खींचते ही कैसे चीज़ें सही होनी शुरू हो जाती। जहाँ वो अपनी मर्जी की मालिक थी, जहाँ चाहे जितना चाहे पैसा खर्च कर ले, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जैसे चाहो वैसे रहो, जो चाहो खरीद लाओ, जितना चाहो खरीद लाओ, ज़रूरत हो या ना हो। आज हर चीज़ लिमिट हो गई। आज उसको मुझसे कहना पड़ रहा है कि मेरे को इतने रुपए चाहिए, मैंने सूट सिलने को दिए, मैंने इतने रुपए में फला चीज़ सिलने को दी है, वो चाहिए, इतने पैसे चाहिए। मैं चाहता तो तभी दे सकता था, लेकिन क्योंकि उसका ईगो तोड़ना है इसमें भी करुणाई, लेकिन वो नहीं समझेगी। तो मैंने कहा नहीं, अभी जा रही हो तुम, अभी जा रही हो सूट लेने, जिस समय जाओ उस समय लेना। जिस समय पैसे, मैं आज तुम्हें पैसे दे दूं, कल तुम भूल जाओ, परसों मुझसे चीची पीपी हो, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं। जिस समय आप बाजार के लिए निकलें, आप कहें जी वो मैं जा रही हूँ, मुझे इतने रुपए दे दो, उसके देने ले जाओ। फर्क पड़ता है चीज़ों का। आदमी की स्वतंत्रता कैद में जब आई, ईगो टूटा, जरा नीचे हुई गर्दन, आसमान की तरफ गर्दन थी, नीचे दिख ही नहीं रहा था कहाँ क्या है। यही होता है जब किसी अयोग्य व्यक्ति को आप जरूरत से ज़्यादा अधिकार दे दें। यदि वो योग्य है और उसे उतने अधिकार आपने दिए हैं, वो उन अधिकारों में बहुत अच्छा करके दिखाएगा आपको। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, मैं किस्से अपने बताने बैठूं तो भाई साहब 2-3 वीडियो भी 3-3 घंटे कम पड़ जाएंगे। लेकिन इतना ही बहुत है, क्रक्स थोड़ा सा ही समझ लीजिए। लेकिन ये ना मानिएगा कि मैं किसी कष्ट में हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, और मुझे कोई दुख नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, कैसे किया, सवाल ही नहीं है, क्योंकि अपेक्षा थी ही नहीं, और जो अपेक्षा थी वो सही साबित हो रही है। हाँ, अब मुझे थोड़ा सा घर के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन कोई कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफिस के लिए भी तो सोचते हैं। एवरीथिंग इज मैनेज, बहुत आराम से मैनेज हो गया, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। पहले से भी तो मैं ही कर रहा था। एक बार पहले भी मैंने इसको ऐसे ही किया था, फिर ये ऐसी हुई थी, तो फिर मुझे वापस लेना पड़ा सब। फिर मैंने अब साधना में आई, मैंने कहा चलो ठीक है, अब देते हैं, क्योंकि मुझे भी इन सब चीज़ों से अलग हटना था कि मैंने कहा कहाँ किस चक्कर में पड़े हो। तो अब फिर वही हुआ। इससे साबित होता है कि जब तक कोई स्वतंत्रता का अधिकारी ना हो, या जितनी स्वतंत्रता का अधिकारी हो उतनी ही मिलनी चाहिए। बहुत से लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, बहुत से लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, बहुतों को लगेंगी। तो देखिए, जितने लोग, उतनी कॉन्शियसनेस, उतने ही पॉइंट ऑफ व्यू, उतनी ही बातें, उतनी ही समझ, उतने ही संसार। अच्छी लगें तो लाइक कर देना, बुरी लगे डिसलाइक कर लेना। चैनल ही समझ में ना आ रहा हो, बकवास लग रही हो, चैनल छोड़ दो। अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट्स में जो चाहो लिखो, अच्छा लिखो, बुरा लिखो, आपको स्वतंत्रता है, आप भी कुछ भी लिखिए। अब परेशानी होती ही नहीं। पीछे पता नहीं कौन सी चैनल पे, शायद मेन वाली चैनल पे ही एक व्यक्ति ने पता नहीं क्या 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 लिखा, बहुत सारे उसने कमेंट लिखे, मैंने सब पे दिल बना दिए, मैं पढ़े भी नहीं पूरे। मैं क्या बकवास लिख रहा, मैं पढ़ने का दिल नहीं करा।
ठीक है, तूने लिख के, ठीक है, तू भी खुश हो जाए यार। अब मैं तेरे से बहस में पढ़ूँ, तुझे कष्ट होगा और मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। काहे को बहस में पढ़ूँ? मौज ले यार जिंदगी की तू भी, और हमें भी लेने दे। तो बस ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी, ऐसी ही चलती है। जितना इसमें डूबोगे उतना कष्ट देगी, जितना लोगों से जुड़ोगे, अपेक्षा रखोगे, कष्ट होंगे। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए ये कष्टकारी चीज़ है। वो रो सकता है रात को, डिप्रेस हो सकता है, ये मेरी पत्नी मेरे साथ क्या कर रही, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि पहले से ही पूरी तरह से डिटैच था, तो इसलिए कुछ ऐसा था ही नहीं। कुछ है जो कुछ छोटा मोटा बचा होगा वो भी डिटैच हो गया। एक और बात बताऊँ, अभी हमारे दूर के ताऊजी लगते हैं, उनके लड़के की शादी हुई कल परसों ही। तो मुझसे एक पड़ोसी बोले आज तो दावत में हो गए। मैंने कहा कहाँ? बोले उनके यहाँ ताऊ के तुम्हारे। मैं क्यों, क्या हो गया उनके? बोले वो उनके लड़के की शादी है। मैंने कहा होने दे यार, मैं नहीं मतलब रखता ज़्यादा, अच्छा है। और मन में इतनी शांति हुई, इतना आनंद आया कि अच्छा हुआ साला काट नहीं आया। मना करना पड़ता, वो ज़्यादा दुखता सामने वाले को, हमें तो नहीं लगता। हम तो साफ कहते भाई हम नहीं आ सकते, हमें आना ही नहीं। इतनी शांति मिली, इतनी अंदर, बहुत बढ़िया करा भाई तूने हमें काट। उनके एक और भाई हैं, उनसे थोड़ी मेरी बोलचाल है, उनकी लड़की की भी होनी है, अब कब होगी भगवान जाने। लेकिन मन यही है कि वो भी ना बुलाएं, बुलाएं ही ना। मैं तो इसलिए किसी से बात भी नहीं करता फालतू को, जब कोई बुलाता मैं जाता ही नहीं। बहुत से लोग कहने लगे वो तो आता ही नहीं, नहीं आता जी, मेरी मर्जी। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। कुछ समझ में आया हो ठीक है, नहीं समझ में आया आपकी मर्जी। मैंने तो कुछ समझाने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसे देखने के लिए। अच्छा लगे लाइक करो, नहीं करे डिसलाइक करो। थैंक यू वेरी